हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि संविधान में प्रस्तावना क्या थी और प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, प्रस्तावना से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसमें कौन कौन से वाद और प्रतिवाद रहे। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, जिससे हमारे जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं संविधान की, तो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद आप इस वीडियो को फिर से देख लें। ओके, तो आज शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या थी। सबसे पहले देखते हैं संविधान की प्रस्तावना थी क्या। इससे पहले हम ये जान लें कि प्रस्तावना का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित की गई। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो हमें जान लेते हैं कि सबसे पहले किसी संविधान में अगर प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया तो वो सम्मिलित किया गया था अमेरिका में। प्रस्तावना का मतलब हम समझ लेते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब ये होता है या प्रस्तावना का कि हम किसी विषय में जो भी चीज़ें लिख रहे होते हैं या जिस भी विषय या उस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसका मूल मंतव्य क्या है, आखिर हम वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे वो चीज़ें, मतलब हमारा जो भी निष्कर्ष निकलने वाला है कि हम कहाँ तक उस चीज़ों को ले जाएंगे और मूल अस्थायित्व भाव उसका क्या है, वो चीज़ें हम उद्देशिका में समझ पाएंगे या प्रस्तावना में समझ पाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वर्तमान स्वरूप प्रस्तावना का क्या है। तो वर्तमान स्वरूप में देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आप अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा प्रिंट फॉर्मेट में हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये प्रिंट फॉर्मेट है, उसको देखते हैं, वही है, यही है पूरा उद्देशिका। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। उद्देशिका से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो इसमें जो लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्रम कभी कभी पूछ लेता है कि किस क्रम में लिखा है। तो यही क्रम है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्रम है। फिर पूछता है कि न्याय कितने प्रकार का होता है। संविधान मतलब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिया गया है। तो इसमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। देख लेते हैं, सामाजिक न्याय यानी आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। अगर न्याय की बात करें तो 3 प्रकार का न्याय है। न्याय देखा जाए तो ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, इसे याद कर लो। अगर फिर उसके बाद पूछता है स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद हम समता की बात करें कि किसकी समता या समानता का बात किया गया है, तो 2 चीज़ों की समता या समानता का बात किया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं। फिर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949, इसको भी याद रखते हैं कि किस तारीख को हम इसको आत्मर्पित किए थे संविधान को अपने आप में, तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो फिर इसे देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। प्रस्तावना के जो 4 तत्व हैं, मूल 4 तत्व, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली बात तो यही समझ लेते हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत इसे कहा जाता है। इसके 4 मूल तत्व हैं। तो पहला ये कहा जाता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों की शक्ति
अधिग्रहित करता है। इसमें हम पहले पॉइंट में देख लेते हैं। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। यानी भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे सर्वोच्च क्या है? जनता है। और जनता ने जब अपना पावर संविधान को दे दिया तो संविधान क्या हो गया? सबसे सर्वोच्च है। तो सबसे सर्वोच्च हम संविधान को मानते हैं। और ये क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि भारत की जनता ने ही अपना शक्ति इसमें दिया है, तो ये लोगों से अपनी शक्ति को अधिग्रहित करता है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करता है कि एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। हम एक एक शब्दों की व्याख्या अभी बाद में देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रकृति मतलब प्रस्तावना की क्या प्रकृति है, वो चीज़ें समझ गए। फिर संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। इस चीज़ों को हम क्लियर कर ले। फिर इसके बाद यह संविधान लागू होने की तिथि। संविधान को कहा जाए तो अंशतः जो आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। बाद में पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो बाद में लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, और जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या है। प्रस्तावना के उपनाम क्या क्या है, इसको हम समझ लेते हैं कि प्रस्तावना के उपनाम क्या क्या हैं। और कोई लोग मतलब कि जो भी लोग थे उन्होंने क्या नाम दिया है। उपनाम, संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? M.A. पालकीवाला ने संविधान को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान की कुंजी जो कहा जाता है, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा, संविधान का आभूषण, संविधान का सबसे पवित्र भाग, यह भी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। ओके, इतनी चीज़ें हम जान लेते हैं। संविधान का परिचय पत्र M.A. पालकीवाला जी ने कहा है। संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का आभूषण कहा जाता है, संविधान का सबसे पवित्र भाग कहा जाता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये सब प्रयुक्त होता है संविधान की प्रस्तावना के लिए। फिर हम इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें प्रमुख शब्द प्रयोग हुए उस शब्द के क्या अर्थ हैं और क्या मतलब है, उनके क्या मंतव्य हैं, उन चीज़ों को हम जान लेते हैं। तो संविधान में प्रमुख शब्द जैसे संप्रभुता कहा गया, तो संप्रभुता का क्या मतलब है? न किसी अन्य देश पर निर्भर, न डोमेनियन, न ही आंतरिक बाह्य रूप से स्वतंत्र संघ है या सार्वभौमिक सत्ता संपन्न है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो संप्रभुता का मतलब ये होता है अंतः व बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त। मतलब भारत एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा राज्यों का संघ है जो कि वो आंतरिक किसी अन्य के द्वारा आंतरिक व बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त है। ये अपने आप में एक संप्रभु देश है। ये चीज़ें। फिर ये होता है समाजवादी, तांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है कि लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करना। इसमें मतलब कि संविधान की भाषा में निहित है कि हम लोगों के लिए, जिसमें कि गारंटी देता है संविधान। किसके तहत गारंटी देता है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये गारंटी देता है कि ये समाजवादी है। उसके बाद अगला आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई एक विशेष राज धर्म नहीं है, कोई विशेष राज्य धर्म नहीं है। यह क्या करेगा? सभी धर्मों का समान आदर और समान सम्मान करेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ गए। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में, यानी कि यहाँ जनतंत्र के द्वारा सरकार बनाई जाती है और उसी के द्वारा सरकार को फिर से बदली जाती है। इसके बाद है गणतंत्र। शासन के किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं, यह जनता में सर्वोच्च होगी। जैसे कि गणतंत्र का मतलब यह लोगों का तंत्र है, एक किसी एक पुरुष के हाथ में नहीं होगा या वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बने, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ लोगों का शासन होगा। फिर आगे हम देख लेते हैं जो भी शब्द आगे प्रयुक्त हुए हैं। इसमें लिया गया न्याय। तो न्याय में कितना दिया गया? कौन कौन सी न्याय दिया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक।
3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि न्याय 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय निहित है। कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान होंगे। मतलब पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए ये समान समभाव की नज़र से और सबको न्याय मिलेगा। मतलब कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों के लिए। और स्वतंत्रता की बात किया जाए तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना में कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी। कोई भी चाहेगा तो कोई भी धर्म अपना सकता है, और कोई भी चाहेगा अपने धर्म के लिए चंदा इकट्ठा कर सकता है, और अपने धर्म के बढ़ावा के लिए कोई भी कर सकता है। तो इसलिए सभी धर्मों का यहाँ संभाव है, यानी स्वतंत्रता है यहाँ पे। फिर समता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समता का मतलब यही है। फिर इसके बाद आता है बंधुत्व। इसमें लिखा गया है प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना में, कि बंधुत्व को बढ़ाने वाली। तो यहाँ बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा की भावना और स्त्री के गौरव को ठेस न पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग। ऐसी हरकत कोई भी नहीं करना है कि जो स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाए। ऐसी सभी हरकतों का त्याग ये बंधुत्व में आता है। ओके, तो ये हो गया जो भी संविधान के प्रियम्बल में जो भी शब्द प्रयुक्त थे उनके अर्थ। फिर हम आगे देख लेते हैं प्रस्तावना पर विवाद। प्रस्तावना पर विवाद हुआ, प्रस्तावना में केस भी हुई। कभी कभी क्या हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, कभी कहा गया कि ये विशिष्ट भाग है, कभी कहा गया ये आंतरिक भाग है, कभी कहा गया ये अंशतः आंशिक है, मतलब अंशतः भाग है। तो देखते हैं कि कौन से भाग में हमें क्या कहा गया, किस वाद में क्या कहा गया, तो ये जान लेते हैं। बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। अगर कहा जाए प्रश्न में कि कौन से वाद में संविधान का भाग नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को, तो ये बताया जाएगा बेरूवाड़ी वाद 1960 में। फिर उसके बाद फिर केस होती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की 1973 में। याद भी रखेंगे सन भी कि 1973 में केस होती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का भाग मान लिया, यानी इसे संविधान का भाग माना। फिर उसके बाद अगला आता है LIC इंडिया 1995, पुनः संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि संविधान में संशोधन क्या हुए, और कुछ एक तथ्य जो हैं उनको भी देख लेते हैं कि कुछ एक तथ्य क्या है। तो अब तक अगर कहा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि केवल एक बार संशोधन हुआ है। उसमें है 42वां संशोधन 1976। कब हुआ है संशोधन? तो 42वां संशोधन 1976, जिसमें क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान के संशोधन के तहत? 42वां संशोधन के तहत 1976 में। फिर इसके बाद कुछ नोट्स वाले पॉइंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या नोट्स है? प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। यह अपने आप में स्वायत्त है, ये समझिए। प्रस्तावना न तो किसी विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, ऐसा है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद भी एक कथन देख लेते हैं, और यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब इसको आधार मान के हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए इसे क्या कहा गया है? गैर न्यायिक कहा गया है। इस तरह से हम प्रियम्बल को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, प्रस्तावना को पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है, उसमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसका क्या मतलब है। अगर नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो एक बार और देखेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अब देख लेते हैं कि इस पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्षों में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम देख लेंगे, जिससे जो भी अगर कोई भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में नहीं। मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। यही चीज़ें सही होगा, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो अगर कहा जाए कि प्रस्तावना में जिन आदर्शों के उद्देश्य के, तो केवल अगर यही बात करा जाए कि किन में दी गई है, तो केवल मूल अध्याय की बात किया जाए तो मूल अधिकार की, तो वहाँ पे नहीं दी गई है। नीति निर्देशक की बात किया जाए तो केवल अगर नीति निर्देशक कहते हैं तो नहीं। अगर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि मूल अधिकार में भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार मिलते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। और राज्य निर्देशक तत्व, राज्य क्या करता है, जनता को एक गारंटी देता है कि हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, आपके लिए हम कौन कौन से कार्य करते हैं। और फिर मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि हर इंसान या यहाँ का प्रत्येक नागरिक राज्य के प्रति और देश के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, उन चीज़ों की गारंटी वो अपने मौलिक कर्तव्य के आधार पे देता है। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जो जवाब होगा ये सी वाला होगा। हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जैसा देखा हमने प्रस्तावना के उपनाम में कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर उपनाम की बात करा जाए तो मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। लेकिन अगर संविधान की आत्मा की बात कहा जाए तो संविधान की आत्मा हम उद्देशिका को कहते हैं, यानी प्रस्तावना को कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है, इसको भी नहीं कहेंगे नीति निर्देशक तत्व को, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। इसमें न्याय की बात किया है, जैसे हमने बताया कि 3 प्रकार की न्याय दिया गया है संविधान में। तो देख लेते हैं। सामाजिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया है, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यही 3 प्रकार का दिया गया है। लेकिन ये वाला जो है इसको नहीं दिया गया है, धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है। यानी ये तीनों से हो जाता है, लेकिन इसमें दिया है कि नहीं है, तो यानी कि इसका जो आंसर लगाया जाएगा इसका डी वाला आंसर से होगा, सही होगा, क्योंकि ये नहीं है स्वतंत्रता। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है? उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है, यानी कि भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है, इसके उद्देश्य का कौन प्रतिबिंब करता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में क्या है, लोगों को, नागरिकों का अधिकार है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। नीति निर्देशक तत्व, तो हाँ, यही क्या करता है कि उसके उद्देश्यों को दिखाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो संसद नहीं, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? जैसा कि बार बार बता चुके हैं कि न्याय की कितनी व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 2 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, नहीं, इसमें बी वाला सही होगा, यानी 3 सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये कथन किसने कहा था? तो इसमें पहला ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। आप खुद इस प्रश्न का एक बार जवाब दें, कमेंट में पिन कर दें। अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो कौन इनको कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? तो इनका सही जवाब होगा बी.आर. अम्बेडकर, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, आपका ए वाला सही होगा। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली कहा है या संविधान कुंजी कहा है? तो वो किसने कहा है? जैसा कि हमने प्रस्तावना में देख ही चुके हैं, तो देख लेते हैं। इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या के.एम. मुंशी? तो इसमें जो सही जवाब होगा ये होंगे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, जहाँ शुरुआत में ही कहते हैं हम भारत के लोग, तो किस में कहते हैं? नीति निर्देशक तत्वों में
नहीं, नीति निर्देशक तत्व हम नहीं कहते हैं, मूल अधिकार में नहीं कहते हैं, नागरिकता में भी नहीं कहते हैं, यह कहते हैं भारतीय प्रस्तावना में, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। जैसा कि बताया कि हमने जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द कब संशोधन करके इसमें ऐड किए गए? 42वां संविधान 1976 में ऐड किए गए। तो यानी ये वाला गलत हो जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये हो जाता है 42वां संविधान 1976, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। निम्न शब्दों पर विचार करें। इसमें क्या है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष। अगर इसकी बात करें तो सही शब्दों के विचारण का क्रम दीजिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसमें क्रम पूछ लेता है कि कौन सा पहले आता है। तो ये है सार्वभौम, यानी कि संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न, ये भी चीज़ें कहा जा सकता है। तो यही कहा गया कि हम भारत के लोग। फिर उसके बाद सार्वभौम या संप्रभु का जिक्र है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहला में हम क्या देख लेते हैं? समाजवादी। पहला नहीं, समाजवादी नहीं है, सार्वभौम यानी सी वाला ऑप्शन आपका है। सार्वभौम यानी संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न। तो यानी पहले में सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो सी वाला ये देखते हैं कि 3 में, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है समाजवादी, यानी ए वाला ऑप्शन। उसके बाद सी के बाद क्या आता है? सी के बाद ए वाला ऑप्शन आता है। तो सी के बाद ए वाला ऑप्शन किस में सही है? तो सी के बाद ए वाला ऑप्शन केवल ए में सही है। फिर उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, यानी डी वाला। फिर उसके बाद आता है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो देख लेते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि कोई भी शासन जो हो वंशानुगत नहीं होगा। इसको क्या है? जनता के द्वारा चुना जाएगा। उसका मतलब है कि जनतंत्र या गणतंत्र। तो इसमें देखते हैं, सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, गलत बात। और भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये भी गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी यही सही ऑप्शन होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। भारत राज्यों का संघ है, यह भी गलत है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा भारतीय संविधान या संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो भारत का नाम का उल्लेख किया गया है, किन किन नामों से किया गया है? तो उसमें किया गया है इंडिया अर्थात भारत। तो इसमें यह वाला सही हो जाता है, यानी ये वाला सही हो जाता है, बाकी सब गलत है। यानी ये 2 ही नाम बस उल्लेख है। ओके। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में जो शामिल नहीं था तो उसको देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो भी संशोधन हुआ तो बस एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। यह पूछ रहा है 75 का, यानी कि तब संशोधन नहीं हुआ होगा। तो संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पहला जोड़ा गया था समाजवादी। फिर उसके बाद जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और जोड़ा गया था अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता। तो यानी कि कौन सा शब्द इसमें नहीं होगा? अखंडता नहीं होगा। ओके, तो अखंडता नहीं जोड़ा गया था, यानी अखंडता शब्द इसमें नहीं होगा, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो सही हो जाता है डी वाला ऑप्शन। ओके, फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें अखंडता नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य ये तो था, लेकिन ये अभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, यह नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष इसमें यह भी गलत है, तो यानी ये वाला जो है ये सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो वाला सही हो जाता है। सी का, इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कौन करता है? मौलिक अधिकार, पहला ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है। दूसरा दिया गया 9वीं अनुसूची, इसमें भी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी नहीं है। इसमें बी वाला ऑप्शन होगा, संविधान की प्रस्तावना, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला। इस तरह से हम संविधान के 15 क्वेश्चन कंप्लीट, संविधान के उद्देशिका का 15 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।